कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों एवं बहनों का स्वागत है और झुमकी बहन की तरफ से जोहार। और गंदरू भाई का भी जोहार है। किसान भाइयों, आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आज हम आपके लिए कौन सी जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन वक्त हो चला है अभी कृषि समाचार का। तो आइए किसान भाइयों, हम देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पक्का मकान बनाने के लिए पलामू के मछली पालक ले सकते हैं वेदव्यास आवास योजना से लाभ। रांची, गुमला, देवघर, गिरिडीह में होगा कोल्ड स्टोरेज का निर्माण। पपीता के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा ड्वार्फ। अब समाचार विस्तार से। पलामू जिला में वर्ष 2016-17 के लिए वेदव्यास आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत आवास विहीन या कच्चा मकान में रहने वाले मछली पालक जो पहले किसी आवास निर्माण योजना से लाभ नहीं लिए हों, उन्हें पक्का मकान बनाने के लिए अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत एक परिवार के एक सदस्य और पलामू जिला के कुल 200 लाभुकों का चयन किया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए इच्छुक मछली पालक जिला मत्स्य कार्यालय पलामू में 20 मार्च 2016 तक अपना आवेदन पत्र जमा कर दें। झारखंड भारत के प्रमुख सब्जी उत्पादक राज्यों में से एक है। जरूरत से ज्यादा सब्जी उत्पादन होने पर इसे अधिक दिनों तक सुरक्षित रखना किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है। राज्य सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाने का निर्णय लिया है। पहले चरण में राज्य के 4 जिले रांची, गुमला, देवघर और गिरिडीह में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए सरकार 60 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राज्य के जो किसान पत्तेदार सब्जी फसलों की खेती कर रहे हैं, वो कम पानी में 2 से 3 बार सिंचाई करने के लिए स्प्रिंकलर तकनीक का इस्तेमाल करें। इस तकनीक से पानी की बचत भी होती है और पर्याप्त सिंचाई भी होती है। किसान भाई, पत्तेदार सब्जी फसलों की सिंचाई में जड़ से नीचे 2 इंच तक की मिट्टी गीली होनी चाहिए। इसके लिए सबसे सटीक तकनीक है स्प्रिंकलर से सिंचाई करना। इससे पारंपरिक सिंचाई विधि की तुलना में 60% पानी की बचत भी हो जाती है और पर्याप्त सिंचाई भी हो जाती है। हरे पत्तेदार सब्जियों की खेती अगर हम कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने खेतों में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को अपनाएं। इस प्रणाली में सिंचाई करने से हम 2-3 बार पानी को लिमिटेड अवस्था में पौधे को दे सकते हैं और उनकी जितनी आवश्यकता है उसे हम दे सकते हैं। कम से कम जो है 2 इंच मिट्टी जो है वो गीला होना चाहिए, ताकि पौधा जो है मिट्टी से भी जो खाद या उर्वरक है उसको अपने में ले सके। और ये बहुत ही अच्छा प्रणाली है जिससे कि हम पानी को कम से कम अगर बचत करना चाहेंगे तो करीब 60% जो पानी का लॉस जो हम लोग फरो इरिगेशन में करते हैं उसको हम लोग बचा सकते हैं। बागवानी फसल पपीता की खेती के लिए मई से जून तक पौधा लगाने का काम किया जा सकता है। किसान भाई, आप यदि पपीता की खेती करना चाहते हैं तो इस फसल के बेहतर फलन के लिए पूसा ड्वार्फ या कुर्ग हनीड्यू नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। पपीता की खेती के लिए जीवांश तत्वों से भरपूर बलुई दोमट मिट्टी वाले खेत चुनें। पौधा लगाने के लिए 60 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदें। इसमें कतारों के बीच 1.8 मीटर और पौधों के बीच भी 1.8 मीटर की दूरी रखें। गुणवत्तापूर्ण और अधिक संख्या में पपीता उत्पादन के लिए पूसा ड्वार्फ या कुर्ग हनीड्यू नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 30 से 150 फल प्रति पौधा है। राज्य के लाह उत्पादक किसान टहनियों से लाह छुड़ाने के काम को आसान बनाने और इस काम में तेजी लाने के लिए लेक सेलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 50 किलोग्राम प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है बैगन फसल में फलछेदक कीट के रोकथाम के बारे में। बैगन फसल में यदि 5% से ज्यादा फल छेदक कीट का प्रकोप हो तो साइपरमेथ्रिन 25 EC दवा 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें, या कार्बेरिल WP 3 ग्राम
प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति मेदिनीनगर में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मध्यम 2170 रुपए से 2400 रुपए, गेहूं 1890 रुपए से 2100 रुपए, दाल अरहर 11500 रुपए से 14000 रुपए, दाल मसूर 9120 रुपए से 9500 रुपए, दाल चना 6450 रुपए से 7000 रुपए, सरसों तेल 9850 रुपए से 11200 रुपए, चीनी 2660 रुपए से 3100 रुपए, आलू 1130 रुपए से 1500 रुपए और प्याज 1740 रुपए से 2000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपको जानकारी मिली, मौसम के मिजाज को जाना, मंडी के भाव को जाना और खेती बाड़ी के बारे में भी जानकारी मिली। जी हाँ किसान भाइयों, अब जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा विराम और तुरंत हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कि आज हमारे किसान भाई लोग जो हैं वो रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खेतों में, जिससे उनको बहुत ही नुकसान हो रहा है। जैसे मिट्टी की जो उर्वरकता क्षमता होती है वो भी समाप्त हो रही है और जो सब्जी का उत्पादन करते हैं वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। बिल्कुल सही कहा झुमकी बहन आपने। आज हम बताते हैं जैविक विधि के द्वारा जो खेती कर रहे हैं हमारे ग्रांडे ब्लॉक गिरिडीह जिला के मनियाडीह गांव के जो जितेंद्र वर्मा जी हैं, वो जैविक विधि द्वारा आलू की खेती बृहद पैमाने पे कर रहे हैं और उनको देख करके वहाँ के और भी किसान भाई जैविक विधि द्वारा खेती कर रहे हैं, जिससे कि उनके फसलों का दाम भी अच्छा मिल जाता है और उस फसल में स्वाद भी बहुत अच्छा मिलता है। तो आइए किसान भाइयों, हम देखें कि जितेंद्र वर्मा जी कैसे जैविक विधि द्वारा खेती कर रहे हैं। तो चलिए किसान भाइयों, हम लोग देखते हैं वृत्त चित्र के माध्यम से और लाभ उठाते हैं। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, अगर हौसले बुलंद हो तो मंजिल को पाना आसान हो जाता है। असंभव का राग अलापने वाले जीवन भर असफलता का ढोल ही पिटते रहते हैं, लेकिन मंजिल की चाहत रखने वाले कामयाबी की इबारत लिखते हैं। ये कोरा अफसाना नहीं, हकीकत है। ये शब्दों की बयानबाजी नहीं, जीवन की हकीकत है। हम सभी जानते हैं कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ की प्राकृतिक छटा अद्भुत है, खनिज संपदा के मामले में भी अत्यंत धनी है, लेकिन इसकी भौगोलिक बनावट कृषि के क्षेत्र में थोड़ी निराश करती है। पहाड़ी और पठारी क्षेत्र होने के कारण कृषि के क्षेत्र में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद हम कृषि उत्पाद के क्षेत्र में
कई फसलों के उत्पादन में हम अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। इसका सारा श्रेय यहाँ के किसानों की मेहनत और सरकारी प्रयासों को जाता है। यहाँ भूमि का अभाव नहीं है। हजारों एकड़ जमीन किसानों के पास ऐसे ही बंजर पड़े हैं। खेत होते हुए भी किसान गरीबी और बदहाली का जीवन जीने को मजबूर है। इसकी वजह है जागरूकता का अभाव। चलिए आज हम आपको लिए चलते हैं झारखंड के गिरिडीह जिले के एक ऐसे ही गांव में जहां एक समय में काफी गरीबी और बदहाली थी। उनके खेत भी पथरीले थे। इस जमीन पर बामुश्किल एकाध फसल हो पाता था। ये पूरी भूमि ऐसे ही बेकार पड़ी रहती थी। किसानों के पास जमीन थी लेकिन जीवन यापन के लिए मजदूरी करते थे। किसी तरह गुजारा चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होती है। वक्त बदला, लोगों की सोच बदली और बदल गई तस्वीर। इस तस्वीर को बदलने का सारा श्रेय जाता है ग्रामो उत्थान संस्थान केंद्र को। इन्होंने लोगों को एक नई कृषि तकनीक और पुरानी कृषि पद्धति से यानी गोबर के इस्तेमाल के फायदों से किसानों को अवगत कराया। जैविक खेती के नए आयामों से इन्हें जोड़ा, उन्हें प्रशिक्षित किया। ग्राम उत्थान संसाधन केंद्र, जिसको हम लोग GRC इंग्लिश में बोलते हैं, इसके माध्यम से हम समस्त अगल बगल के किसानों को प्रशिक्षण देते हैं कि जैविक खेती से आप किस प्रकार उतना ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उतना ही प्रोडक्शन आप प्राप्त कर सकते हैं, उतना ही उत्पाद आपको मिलेगा जितना कि आप रासायनिक खाद प्रयोग करने के पश्चात आपको मिलता है। और इसमें आपको लाभ क्या होता है कि इसमें आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका बहुत घट जाता है। आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते हैं, कोई भी केमिकल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड आप यूज़ नहीं करते हैं। हमारे द्वारा जो विधि विधान यहाँ बताया गया है, जिसको गौशाला में हम बिल्कुल प्रैक्टिकली करके लोगों को दिखाते हैं। जो हमारे प्रशिक्षण में आते हैं किसान भाई, उनको उनके हाथों से करवा के हम दिखाते हैं किस तरीके से जैविक खाद का निर्माण होता है। जीवामृत बनाते हैं, कीट नियंत्रक बनाते हैं और कीटनाशक बनाते हैं। और उनके मूत्र से बनता है, उनके गोबर से बनता है। इसको प्रयोग करके आप बिल्कुल केमिकल फर्टिलाइज़र से दूर रहकर अपनी खेती की उत्पादकता को कोई बिना प्रभावित किए आप उतना प्रोडक्शन ले सकते हैं। ये वो स्थान है जहां किसानों को जैविक खेती के लिए उर्वरक और कीटनाशी के निर्माण की प्रायोगिक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। यहीं से प्रशिक्षण प्राप्त करके आज इस इलाके के कई किसान खुशहाल जीवन जी रहे हैं। ये है मनियाडीह गांव के किसान जितेंद्र। आज से 5 से 7 साल पहले मजदूरी करके किसी तरह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाते थे, लेकिन आज ये जैविक खेती करके काफी खुशहाल जीवन जी रहे हैं। हम पहले एकल विद्यालय में काम करते थे, उसमें हमको वहाँ से प्रशिक्षण मिला। प्रशिक्षण से और लोग को प्रशिक्षण भी ग्राम विकास में काम किया एकल विद्यालय में, और वहाँ से प्रशिक्षण मिला। उस प्रशिक्षण को हम घर में प्रयोग किया, उसी से धीरे धीरे हम आगे बढ़ गए। और अभी हम सिर्फ खेती करते हैं। हमारा परिवार 25 परिवार है टोटल खेती से ही। जितेंद्र ने इस गांव में सबसे पहले जैविक खेती की शुरुआत की और बंजर जमीन पर भरपूर फसल उपजाई। इनकी खेती से प्रभावित होकर दूसरे किसानों ने भी जैविक खेती को अपनाना शुरू किया। आज हम तो कुछ पहले जैविक खाद बनाए गोबर से, और अभी नहीं होता है तो गोबर ही खाली बाज़ार से लाते हैं। सालाना 20 ट्रैक्टर खाली गोबर मंगवाते हैं और उस गोबर पूरे डालते हैं जैविक बना के। कुछ डायरेक्ट भी जलाते हैं माने, लेकिन गोबर का खेती ही जैविक खेती ही हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं अभी। आज इस गांव के करीब 30 से 40% किसान शुद्ध रूप से जैविक खेती कर रहे हैं। रासायनिक उर्वरकों और दवाइयों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया है, जिसके फायदे भी इन्हें मिल रहे हैं। पहले बहुत सब मतलब बंजर जमीन जैसा था। धीरे धीरे जब एक आध 2 आदमी खेती करने लगा तब सबको करने लगा। जब बंजर था तो समय कुछ होता था कि नहीं होता था? होता था, कुछ 1-2 फसल होता था। कभी वही धान हो गया, चाहे या कुछ जरा मरा होता था। जब पहले एक धान खाली होता था तब फिर आमदनी का जरिया क्या था, क्या करते थे, कैसे जीतना, खाना रहना, पढ़ाई? सब इधर उधर कहते हैं कि कोई बाहर चल जाते थे, चाहे कहीं लेबर वाला काम करने लगते थे। कुछ तो करना पड़ता है ना परिवार चलाने के लिए। कुछ खर्चा पूरा हो जाता है? हाँ, अभी पूरा है। अभी कितना जमीन में आप लोग खेती करते हैं?
लगभग अभी 5-6 एकड़ में अभी जमीन हमारा लागल है। जैविक खेती से मिट्टी की स्थिति में काफी सुधार आया है। फसलों की पैदावार भी बढ़ी है, जिससे लोगों की सोच में भी परिवर्तन हुआ है। अब वे बाहर काम करने नहीं जाना चाहते हैं। कहते हैं कि खेती से आमदनी अधिक है तो बाहर जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बाहर जब कमाते थे तो सालाना 50 से 60 हजार की आमदनी होती थी। आज खेती से इन्हें सालाना 5 लाख की आमदनी हो रही है। पहले सालाना कितना कमाते थे जब लेबर का काम करते थे? तो पहले सालाना खा कमाएंगे 40-50 हजार होगा। कहे अभी 4-5 लाख से कम नहीं होगा। 4-5 लाख का आमदनी कर लिए हैं उतने जगह में। जैविक खेती से इस गांव में काफी जागरूकता भी आई है। लोगों के रहन सहन में भी काफी बदलाव आया है। लोग अपने स्वास्थ्य और खान पान के प्रति भी काफी जागरूक है। हर कोई के पास अपना एक पोषण वाटिका है, जिसके फायदे किसानों को मिल भी रहे हैं। पोषण वाटिका कुपोषण की अस्थायी समस्या के दूर करने के लिए पोषण वाटिका अभियान का शुरुआत किया गया है। इसमें फलदार पौधा, सब्जी की खेती, गौपालन, वर्षा जल संग्रहण, औषधीय पौधा, ये सभी को कुछ ज़मीन पे लोगों को बताया जा रहा है ताकि वो साल का प्रत्येक दिन वो अपने पोषण वाटिका से फल, सब्जी, ये सभी दिन वो उससे कर सकें। पोषण वाटिका ये है, इसे लोग माने पोषण वाटिका में हम लोग जैसे आम, अमरूद, फल, सब्जी, जितना पालक है, गाजर है, मूली है, टमाटर है, सब लगाते हैं ना। उसे हम लोग जो खाते हैं ना, उसे रोज माने मनुष्य सब स्वस्थ रहता है, रोग बहुत कम आता है। कहे ताज़ा फसल हम लोग खाते हैं तो देखते हैं घर में अभी कहाँ सब लोग ठीक है, स्वस्थ हैं। वैसा माने हम लोग का ज़्यादा बीमारी नहीं आता है, इसीलिए हम लोग पोषण वाटिका लगाएं। आज यहाँ के किसानों का मानना है कि गोबर खाद के इस्तेमाल से पथरीली जमीन पर सोना उपजाया जा सकता है, और ये करके यहाँ के किसानों ने दिखलाया भी है। ये बंजर भूमि पहले था, ये जमीन जो देख रहे हैं आप लोग, तो ये पहले बंजर भूमि एकदम था, लेकिन इसमें हम गोबर जैविक खाद डालते डालते इसको 3-4 साल में बना दिए। और इसमें देखिए आलू कितना अच्छा उपजाए। और इससे क्या होता है, जैविक खाद डालें और गोबर डालने के बाद आलू कितना अच्छा सॉलिड है, इसमें कोई तरह का दागी नहीं है, एकदम अच्छा रहेगा। इसमें जल्दी सड़ेगा नहीं। इसको फेंक दीजिए कहीं, कितनों घर में रख दीजिए, 3-4 महीना कुछ नहीं होता है। ये आलूआ हम लोग सालों भर घर का ही आलू खाते हैं, रख देते हैं। तो इसलिए गोबर उबर इतना डालें कि जो बन गया। और इस बालू में भी आलू अभी सही उपजा। इसे इतने बड़ा छोटा है, लेकिन इसमें भी हमारा 10 क्विंटल आलूआ हो गया इसमें। इस क्षेत्र के जितने भी किसान हैं, वे कीट और रोग के निदान के लिए जैविक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। गौमूत्र का उसको जैविक पद्धति से हम लोग बनाते हैं दवा, और उसी को छिड़क देते हैं तो देखते हैं कीड़ा उड़ा भाग जाता है। जितेंद्र इस गांव के सबसे सफल किसान हैं। इन्होंने गांव के अन्य किसानों को भी जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया है। लोगों में जैविक खेती के प्रति जागरूकता आई है। गांव के आदिवासी समुदाय के लोग भी इनसे प्रेरणा पाकर जैविक खेती कर रहे हैं। हमको जब एक आदमी खेती करने लगा, जैसे अभी जितेंद्र वर्मा है, वो आज के यहाँ सबको शिक्षा दे दिया कि ऐसे ऐसे केचुआ खाद का यूज कीजिए, बढ़िया फसल होगा। और वही देखा सुखी में सबका काम को सबको लगाने लगे केचुआ खाद वाला, तो उससे फसल हो बढ़िया हो गया एकदम। जैविक खेती में पशुओं का महत्व काफी होता है, और यही वजह है कि किसान जितेंद्र जी के पास वर्तमान समय में 25 से 30 गाय, बैल और भैंस है। इनसे इन्हें गोबर तो प्राप्त होता ही है, इनके मूत्र से फसलों के लिए जैविक दवाइयों का भी निर्माण करते हैं। साथ ही दूध की प्राप्ति भी हो जाती है। अभी तो हमारे पास 25-30 जानवर है जो देख रहे हैं। तो इस जानवर से हम लोग गोबर तैयार होता है। गोबर से इसे हम लोग जैविक खाद बनाते हैं, और वही वाला फिर डालते हैं खेत में। का इससे हम लोग दूध भी होता है, गोबर भी होता है। जानवर से बैल है, उसे हल भी जोतना पड़ता है। और भैंस और गाय जो देख रहे हैं, तो इससे हम दूध का भी प्राप्ति हो जाता है। बच्चे बुतरू का अच्छा पौष्टिक भोजन भी चाहिए,
उससे दूध तो होबे करता है, उसका गौमूत्र से कीटनाशक दवा भी बनता है उसे, और गोबर से हम लोग खेत में डालते हैं। सिंचाई कृषि कार्य का सबसे महत्वपूर्ण उपादान है। किसान सबसे बेबस अपने को इस क्षेत्र में महसूस करता है। इस गांव के सामने भी सिंचाई की समस्या सबसे बड़ी है, लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह है वहां राह। यहाँ के किसान सिंचाई के लिए तालाब और कुओं का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के किसानों का कहना है कि गोबर खाद के इस्तेमाल से जमीन में काफी दिनों तक नमी बरकरार रहती है, जिससे सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता कम होती है। लोग साल में एक फसल करते थे, धान का या हल्का फुल्का गेहूं का करते थे, बाकी सब जो ज़मीन था वो परती ही रहता था, क्योंकि वो उस समय उस तरह का वो कर नहीं पाते थे। पानी का भी कुछ समस्या था। अभी लोग दो कुआं से ऊपर लिफ्ट करके और पानी से वो पटवन कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट से और गोबर से जो खेती कर रहे हैं उसमें पानी भी कम लगता है, तो अभी पानी का भी कम मात्रा में और खेती अच्छा हो रहा है। हम लोग तो पहले तालाब से खेती करते हैं, तालाब अभी सूख गया तो कुआं है, 3 ठो कुआं है। ये कुआं जो देख रहे हैं, ये कुआं का पानी सूख जाता है, इस नीचे से अंडरग्राउंड पाइप किया हुआ है, उस पाइप से अंडरग्राउंड से आता है इसमें, और इसमें भर के फिर अंडरग्राउंड किया हुआ है और इससे ऊपर जाता है। लगभग 1000 फीट है जो अंडरग्राउंड नीचे से पानी इसमें लाए खेत से, उसके बाद इससे फिर सिंचाई कर रहे हैं इस खेत में। आज ये गांव अपने यहाँ हर फसल का उत्पादन कर रहा है। लोगों के जीवन में काफी बदलाव भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इनके सामने आज भी बाजार व्यवस्था का अभाव है। अपनी मेहनत से उपजाई फसलों का मूल्य खुद तय नहीं करते, व्यापारियों की कीमत पर ही अपने उत्पाद को बेचने पर मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि जैविक उत्पादों के लिए एक अलग बाजार व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे उत्पाद स्वास्थ्य की दृष्टि से गुणवत्ता पूर्ण होते हुए भी उसकी कोई खास अहमियत बाजार में नहीं है। अभी तो हम लोग का कोई मंडी अलग से है नहीं, इसका जैविक खेती का अलग मंडी नहीं है। उसी मंडी में हम लोग का उसी में निकल जाता है, लेकिन ये बात जरूर है, हम लोग का माल फ्रेश रहता है, पहले बिकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है जिसका माने हम लोग नहीं इसका मूल्य अधिक नहीं रख पाते हैं। मूल्य लगाता है ग्राहक ही, मूल्य लगाता है ग्राहक ही रेट, लेकिन हम लोग का अच्छा माल रहता है तो जल्दी बिकता है ज़रूर, लेकिन मूल्य हम लोग का वही ग्राहक वही लगाता है। पहले तो बैल से हल से जोतते थे, अभी देखिए पावर टेलर से जोत के, अभी ट्रैक्टर से जोत के खेती ज़्यादा पैमाने में करते थे। बैल से थोड़ा मोड़ा जोतते थे, थोड़ा खेती होता था। अभी ट्रैक्टर और पावर टेलर से खेती अधिक होता है हम लोग नहीं तो, और इसी से, और इसमें पंप सेटिंग जो ज़रूरत है तो वो तो बिना इसी से हम लोग पानी भी चला लेते हैं, इससे धान भी कुटाई हो जाता है इससे, और इसे हम लोग अभी धान भी लाते हैं, इसमें जोड़ देते हैं टेलर, जो खेत से लाना पड़ता है तो इसी से सब करते हैं, और हल तो जोतबे करते हैं बराबर। आज गिरिडीह जिले के मनियाडीह गांव सफलता की नई कहानी लिख रहा है। किसानों की मेहनत रंग ला रही है, पलायन कम हुआ है, काम के अवसरों में बढ़ोतरी हुई है, खेती में गुणात्मक परिवर्तन लोगों के जीवन में रंग भर रहा है। वो दिन दूर नहीं जब झारखंड का हर गांव इसी तरह विकास की राह पर अग्रसर होगा, लोगों के सपने साकार होंगे। देखा किसान भाइयों, जैविक विधि के द्वारा खेती करने से कितने फायदे हैं। मिट्टी की उर्वरता क्षमता भी बनी रहती है और सब्जियों की अच्छी उत्पादन होती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक और स्वादिष्ट होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन बात करते करते अब वक्त हो चला है हमें हमारे किसान भाइयों से विदा लेने का। बात तो सही कहा, जाने का मन नहीं करता किसान भाइयों आपको छोड़ करके, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन चलते चलते हम आपको अपना पता बता दें, जिससे कि आप अपना सुझाव, अपनी समस्या हमारे पते पर आप भेज सकते हैं। तो हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातूर रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो किसान भाइयों हमें दीजिए इजाजत, फिर नए जानकारियों के साथ अगले अंक में हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।